आज का हमारा टॉपिक है विकास के अंतर्गत ओपेरिन एवं हाल्डेन का सिद्धांत। इसके पहले भाग में मैंने YouTube पर इवोल्यूशन पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो डाला है, जिसका YouTube लिंक मैं इसी वीडियो के साथ डाल रही हूँ। आप अगर रेफर करना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं ओपेरिन एवं हाल्डेन का सिद्धांत। ओपेरिन और हाल्डेन के सिद्धांत को हम जीव रसायनवाद या आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति के क्रम में पहले रासायनिक विकास हुआ होगा और उसके बाद कार्बनिक या जैव विकास हुआ होगा। तो इनके सिद्धांत को हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहले भाग में आता है रासायनिक विकास और दूसरे भाग में आता है कार्बनिक विकास, या जहां से एक लिविंग सेल बनना शुरू हुआ था। तो शुरुआत से हम देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति हम ये मानते हैं कि सूर्य से एक टुकड़े के रूप में अलग होने से हुई है, और उस समय ये पृथ्वी का जो टुकड़ा था वो अत्यधिक गर्म था। धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू हुआ और ठंडा होने के पश्चात यह ठोस गोले में परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया आज से 450 से 500 करोड़ वर्ष पहले हुई। पृथ्वी के इस गोले में लोहा, निकल, सल्फर, फास्फोरस और इसके साथ कार्बन भी था। लेकिन उस समय के पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं था। जब पृथ्वी का जन्म हुआ उस समय उसके केंद्रीय भाग में लोहा और निकल जैसे भारी तत्व आ गए। मध्य भाग में सिलिका और रेत, और सबसे बाहर की ओर हल्के तत्व अर्थात गैस वहां उपस्थित थे। परिधीय क्षेत्र की तुलना में पृथ्वी के अंदर की सतह सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ बहुत अधिक संख्या में ज्वालामुखीय विस्फोट होते रहे। प्रारंभ में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने के कारण कार्बन के अणु अन्य तत्वों के साथ मिलकर कार्बाइड्स निर्माण करते थे। कार्बाइडों के कारण भूपर्पट्टी का निर्माण कार्य संभव हुआ और वातावरण में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन और साइनोजन का निर्माण हुआ। मीथेन अमोनिया का निर्माण पृथ्वी के शीतलीकरण का कारण बना और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद सरल यौगिकों की उत्पत्ति हुई। उस समय पृथ्वी पर उपस्थित सभी तत्वों में हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण हाइड्रोजन कार्बन के अणुओं के साथ मिलकर मीथेन और नाइट्रोजन के अणुओं के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करने लगे। इस तरह से मीथेन से एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन और ब्यूटेन जैसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक निर्मित हुए। इन यौगिकों से अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन के क्षार भी बने।
इसी के समानांतर क्रम में हम देखते हैं कि पृथ्वी के ताप के क्रमशः कम होते जाने की घटना से जल वाष्प के अणुओं के संघनन के फलस्वरूप जल की बूंदों का निर्माण हुआ और ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। लेकिन पृथ्वी बूंदों के निर्माण के समय भी बहुत अधिक गर्म थी, जिसके कारण यह जल बार बार वाष्प में बदलता और फिर से ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता रहा। ये क्रम लाखों वर्षों तक चला। इसके कारण पृथ्वी का ताप और कम हुआ और पृथ्वी के ताप कम होने के कारण वर्षा का जल नदी, झील और समुद्र आदि में बदल गए। यानी उस समय वर्षा के जल से पहली बार जलीय स्रोत का निर्माण हुआ। इसी समय गर्मी के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ गई और कुछ नीचे रह गई, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वत, घाटी जैसे ऊंचे और नीचे भाग बन गए। इस समय भी पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी का फटना आदि क्रियाएं चलती रहीं। इसके बाद धीरे से जटिल यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि जल के अंदर घुले हुए सरल यौगिकों से और इनके दूसरे पदार्थों के संयोग से जटिल यौगिकों का निर्माण। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब पृथ्वी का तापक्रम ठंडा होकर लगभग 100 डिग्री के आसपास पहुंचा होगा, तो सक्रिय कार्बन मूलकों के संघनन के फलस्वरूप हाइड्रोकार्बनों का निर्माण हुआ होगा। इस तरह बने हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न अमोनिया, पानी, पृथ्वी पर उपस्थित दूसरे पदार्थ आपस में संघनित होकर बहुलीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा दूसरे जटिल यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन इत्यादि का निर्माण किया। इन यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक ऊर्जा पराबैंगनी किरणें, विकिरणें, बिजली की कड़क और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी क्रियाओं से प्राप्त हुई होगी। जिस समय पृथ्वी पर ये यौगिक निर्मित हो रहे थे, उसी समय प्यूरीन तथा पिरिमिडीन आदि नाइट्रोजनी क्षारकों का निर्माण पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायनों से हुआ। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जैसे जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाने की स्थितियों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उचित वातावरण तैयार किया। प्रोफेसर हाल्डेन का मानना है कि विविध रासायनिक पदार्थों का प्राचीन पृथ्वी पर निर्माण समुद्री जल के अंदर ही हुआ। इस कारण इन्होंने उस समय के विविध यौगिकों से युक्त गर्म जल को जैविक सूप का नाम दिया। अर्थात उस समय जो समुद्र या जो भी जलीय क्षेत्र थे, उनमें सभी रासायनिक पदार्थ मिले होने के कारण उनकी स्थिति एक सूप जैसी थी। इस पूर्व जैविक सूप के विभिन्न सरल यौगिक, द्रव,
आपस में संघनित होकर और अधिक जटिल पदार्थ जैसे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, वसा इत्यादि का निर्माण करते चले गए। उस समय बने कार्बोहाइड्रेट और वसा आगे चलकर ऊर्जा के स्रोत बने। अमीनो अम्ल के संघनन से पॉलीपेप्टाइड चेन अर्थात प्रोटीन का निर्माण हुआ। इन्हीं में से अनेक प्रोटीन्स ने एंजाइम की भांति कार्य कर अनेक रासायनिक क्रियाओं को आसान बनाया। इस तरह प्रोटीन के निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में पहली घटना थी। इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के संयोग से न्यूक्लिक अम्ल बनने की घटना एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना बनी। बाद में न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के संघनन से न्यूक्लियोप्रोटीन का विकास हुआ। इसी प्रकार अन्य पदार्थ जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड आदि अणुओं का निर्माण भी समुद्री जल में ही हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रमिक रूप से पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी आवश्यक रसायनों का विकास धीरे धीरे हुआ और इसके बाद जैविक और कार्बनिक विकास प्रारंभ हुआ।